हेलो दोस्तों, तो कैसे हो सब मस्त स्वस्थ और जबरदस्त ना। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस का सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। जी हां, और बता दूं आप लोगों का ये जो सिर्फ 4 लाइव क्लास और जो ये रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूं, इसको देख लो। एग्जाम में एक भी विज्ञान का प्रश्न नहीं छूटेगा, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल आप फोड़ डालोगे, है ना। ये मेरा गारंटी है। बस ये 4 लाइव क्लास आप देख लो और ये जो 2 क्लास दे रहा हूं, तो ये हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। और बहुत आसान तरीके से, अगर आप इससे पहले कभी भी ये चीजें नहीं पढ़े हो तो भी आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा। आप बना बना के लिख तो सकते हो एग्जाम में, उसी से आपको नंबर मिल जाएगा और जो पढ़े हो उसका रिविजन हो जाएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन। जी हां मेरे प्यारे बच्चे, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो देख सकते हो, मान लो ये है कोई कांच, है ना, टुकड़ा। अब कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, ये अभिलंब हो गया, अब इधर आती है ना, थोड़ा इधर मुड़ जाती है। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका दिशा थोड़ा सा बदल जाता है। नहीं बदलता? देखो इधर आ रहा है, इधर थोड़ा मुड़ गया, इसको निकलना ऐसे चाहिए था ना, ऐसे नहीं निकला। तो इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यानी भैया हवा से कांच में जा सकता है, हवा से जल में जा सकता है, कांच से जल में, जल से कहीं भी, मतलब दो को माध्यम होना चाहिए, है ना, तो उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, प्रकाश का अपवर्तन तो है ही साथ आपको परावर्तन भी पूछ सकता है। क्या? परावर्तन। तो परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह है, से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, धुआंधार विरंजक चूर्ण किस प्रकार बनाया जाता है? इसके 2 उपयोग लिखिए। इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख लो, है ना। तो विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। याद रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो क्या होता है सर? अरे घर में सफेदी नहीं करते हो, वही तो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH होल ट्वाइस। ये जब क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेगी ना तो क्या बनाएगा? देख लो, CaOCl2 और H2O। तो यही तो है आप लोगों का विरंजक चूर्ण। तो सिंपल सा बात है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे अभिक्रिया करेगा? क्लोरीन से, है ना, तो आपका क्या देगा? आपका विरंजक चूर्ण और जल देगा, यानी विरंजक चूर्ण देगा। याद रखना, यह भी पूछ सकता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, तो क्या बोलोगे? क्लोरीन से। अगर यह पूछेगा कि क्लोरीन किससे अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, तो क्या बोलोगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना लाल। चलो अगला, इसके 2 उपयोग देख लो। तो सबसे पहला इसका उपयोग पानी के वाले पानी, पीने वाले पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए। पहले लोग क्या करते हैं ना, चापाकल छोड़ करके, मतलब कुएं का पानी भी देते, चूंकि उस वक्त कुआं चापाकल वकल नहीं हुआ करता था, तो देखना कुआं में ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता था। क्यों? ताकि कोई कीटाणु ना रहे वहां पर, है ना। दूसरा, वस्त्र उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष इसे क्या है और इसे दूर कैसे? निकट दृष्टि दोष यानी ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु को देख पाएंगे। समझ रहे हो? निकट दृष्टि दोष मतलब होता है प्यारे बच्चे, जिसमें निकट की वस्तु को देख पाते हैं पर दूर रखी वस्तु को हम लोग नहीं देख पाते हैं। समझ रहे हो? जो नाम वही काम। अब बोलेगा निकट दृष्टि दोष, तो निकट को नहीं देखेगा साला। दूर दृष्टि दोष, तो दूर को नहीं देखेंगे, है ना। तो निकट दृष्टि दोष निकट की वस्तु को देख सकता है पर दूर की वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ऐसे ही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसे अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। इसे क्या? अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। क्लियर है? अवतल दर्पण के किन्हीं 3 प्रमुख उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण के 3 प्रमुख उपयोग क्या हो जाएगा? बताओ। अवतल दर्पण के 3 प्रमुख उपयोग, सबसे पहला दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। सबसे पहला क्या? दाढ़ी बनाने के लिए, हजामती के लिए, है ना। दोस्तों, वाहनों के हेडलाइट में, गाड़ी के आगे में जो हेडलाइट रहता है वहां लगा होता है, और सौर भट्टी में इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, उत्तल दर्पण कहां पर? पश्च सदृश्य में होता है। ATM मशीन के ऊपर भी उत्तल दर्पण लगा होता है ना, तो यहां पर यूज होता है, और भी कई जगह होता है। डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? तो देखो, डीएनए प्रतिकृति मतलब डीएनए का फोटोकॉपी, यानी आपके जो पूर्वज है उनका फोटोकॉपी आपके दादा दादी माता पिता में आया है, आपके माता पिता का डीएनए आप में आया है, और आपका डीएनए, जी हाँ बिल्कुल जो आप सोच रहे हो, है ना। तो क्या है? डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डीएनए, ये बेटा हिंदी में लिखना है ना, क्योंकि डीएनए की प्रतिकृति के आधार पर ही माता पिता के गुण उनकी संतानों में हस्तांतरित होते हैं। किसके माध्यम से? डीएनए के थ्रू से। डीएनए कहां होता है बेटा? गुणसूत्रों, है ना। और जिन
क्या होता है, डीएनए के खंड से जीन बने होते हैं, तो यही जीन के माध्यम से, डीएनए के माध्यम से क्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण ट्रांसफर होते हैं। क्लियर है। परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका। अपमार्जक मतलब देखिए कि जब भी कोई छोटा मोटा जीव, मतलब कोई भी जीव जंतु मर जाता है तो ना कुछ दिन बाद उसका निपटान हो जाता है भैया, है ना, मतलब खत्म हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। देखिए ना उसके ऊपर कीड़े मकोड़े रेंगने लगते हैं, मतलब छोटा छोटा बहुत ही मतलब सूक्ष्म जीव, उसी को क्या बोलते हैं, अपमार्जक बोलते हैं। तो परितंत्र में अपमार्जक मृत जैव अवशेष हो, यानी जो चीज मर जाते हैं, है ना, जीव अवशेष का निपटान करता है, यानी भैया टाइटाफेस करता है, मिट्टी मिला देता है। यह मृत शरीर को अपने भोजन के लिए प्रयोग करते हैं, ये मृत शरीर को क्या अपने भोजन के लिए प्रयोग करते हैं, तथा ये जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। क्या ये मृत जो है शरीर को अपने भोजन के लिए प्रयोग करते हैं, और जटिल पदार्थ मतलब है उसको क्या सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं और बिल्कुल मिट्टी में मिलाते हैं। तो यही काम है अपमार्जक का। अपमार्जक का बोलो या फिर अपघटक का बोलो, यही काम होता है ना। दिए गए अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, तो सिंपल सा देखो, अभी आप अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो हाइड्रोजनीकरण मतलब क्या, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, सिंपल से क्या बोलेंगे, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पैलेडियम अथवा निकेल, है ना, जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग से संतृप्त हाइड्रोजन बनता है, जिसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। सिंपल सा बात है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड होता है, उससे क्या बनाया जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें डबल बॉन्ड हट जाएगा, सिंगल बॉन्ड होगा, क्या जुटेगा, हाइड्रोजन। तो सिंपल सी बात है। अगर आप भूल भी जाओ तो क्या लिख देना, अगर भैया आप पहले पढ़े हो या फिर याद रख सो, बहुत बढ़िया। क्या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाया जाता है, और इस प्रोसेस में क्या हाइड्रोजन का योग होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। और इसमें जो निकेल और पैलेडियम है, ये उत्प्रेरक जैसा काम करता है। सर उत्प्रेरक क्या करता है, ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, यानी स्पीड, जैसे होता है ना, आप देखना गांव देहात में भैया थोड़ा सा ले लेता है 2 पाव और एनर्जी बढ़ जाता है, यानी उसके लिए वो उत्प्रेरक कैटलिस्ट का काम करता है। उसी प्रकार ये अभिक्रिया की दर बढ़ा देती, तुरंत फास्ट अभिक्रिया हो जाएगी, है ना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या हो जाएगा, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, सिंपल। ऑक्सीकरण या फिर उपचयन एक ही बात है, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। देख रहे हो C+O2 गिव्स CO2, तो ये आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। साबुन और अपमार्जक की उनकी संरचना और कठोर जल में सफाई क्रिया के आधार पर तुलना कीजिए, यानी तुलना कीजिए। तो देखो इसको आप जब भी तुलना बोलेगा ना, मैं यहां लिखा नहीं हूं, लेकिन आप लाइन ही करना, एक लाइन काट देना, है ना, एक तरफ साबुन का लिखना, एक तरफ अपमार्जक का लिखना। तो साबुन क्या होता है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों की, एसिड बोलो या अम्ल बोलो, कि सोडियम या पोटेशियम लवण होता है, याद रखना साबुन के लिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ लेता मेरे प्यारे बच्चे। साबुन क्या होता है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। जबकि अपमार्जक क्या होता है, अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले एल्केन सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण होता है, याद रखना। ये एल्केन सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, या फिर कार्बोक्स मतलब, है ना, मतलब ये क्या होता है, सल्फोनिक वाला नाम याद रखना, ये सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण होता है। सल्फोनिक नाम आएगा तो समझना कि ये क्या अपमार्जक है। साबुन जो है कठोर जल में सफाई नहीं कर पाता, जैसे चापाकल का पानी कठोर होता है, क्या साबुन से अच्छा साफ होता है, नहीं बोलेगा, नहीं सर, वो क्या बोलता है, तालाब वाला पानी साफ करता है तो साफ हो जाता है, लेकिन उसमें क्या आप निरमा पाउडर घोल दो, साफ हो जाता है ना। पर अपमार्जक जो हो तो कठोर जल में भी क्या करता है, साफ कर देता है एकदम। आगे देखो, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, तो सूर्योदय के समय सूर्य की दूरी पृथ्वी से अधिक होती है। जब सूर्य उदय होता है ना, उस वक्त जो सूर्य का दूरी है पृथ्वी से बहुत अधिक होती है, और इस वक्त में जितने भी प्रकाश किरणें आते हैं सभी का प्रकीर्णन हो जाता है, सिर्फ लाल किरण को छोड़ करके, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और वो हमारी आंखों तक पहुंच जाती है, और इसलिए हमें उस वक्त सूर्य क्या लाल दिखाई पड़ता है ना। तो ये लिखा है कि जिससे वायुमंडल से होकर सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तय करना पड़ेगा, ज्यादा दूरी होगा तो सूर्य से प्रकाश आएगा तो वायुमंडल तक आएगा तो अधिक दूरी तय करना पड़ेगा ना, अगर दूरी अधिक होगा तो। और इसे अधिक कणों से होकर गुजरना पड़ता है, जो मुख्यतः नीले रंग को प्रकीर्णित कर देता है। क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता और हमारी आंखों तक पहुंच जाता है और हमें सूर्य रोकता रक्ताभ बिल्कुल हर एक रंग को प्रकीर्णित कर देगा, बट लाल को नहीं कर पाएगा, क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य ज्यादा है भैया, और है लाल का, समझ रहे हो ना। क्लियर है। कुछ समीकरण संतुलित कर दिया है, देख लो। देखो सिंपल सा बात है, H2 + Cl2 दिया है HCl, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है, भैया आगे में सिर्फ 2 दे देंगे संतुलित हो जाएगा। देखो यहाँ 2 दिया, कर भी दिया हुआ है, Na है यहाँ H2 है, एक Na है एक Na, सही बात है। हाइड्रोजन 2 को है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। तो देखो मैं 3 को 2 तो नहीं कर सकता हूँ, नहीं 2 को 3 कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूं तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, और मैं इधर 4 हाइड्रोजन कैसे करूंगा, यहाँ 2 दूंगा तो भैया 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। अगर यहाँ दे दूं तो 2 हाइड्रोजन और 2 4 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन सोडियम कितना हो गया बेटा, 2 हो गया, तो आगे में यहाँ 2 लगा दो। और ऑक्सीजन कितना है सर, यहाँ 2 लगाया तो 2 हो गया, बस हो गया संतुलित। देखो यहाँ पे 2 लगा दी, यहाँ पे 2 लगा दिया और यहाँ पे 2 लगा दिए, हो गया, है ना। चलो
आगे और है संतुलित वाला, देख लो आप लोगों का, MnO2 गिव्स प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। Mn एगो है, Mn एगो है, सही बात है। Cl एगो है, Cl दो गो है ना। अब देखो हाइड्रोजन एगो है, हाइड्रोजन दो गो है। तो मेरे प्यारे बच्चे अब ऑक्सीजन भी देख लो, ऑक्सीजन दो गो है, ऑक्सीजन इधर कितना है, एगो है। तो सबसे पहले मैं क्या करता, देखो आप जब भी करोगे ना बेटा तो पेंसिल से प्रयास करना करने का, इसको पेंसिल से कर लोगे फिर सही हो जाएगा, फिर लिख देना आप कलम से। आप तो रफ में एक बार कर लेना, है ना। तो आप देखो मैं क्या कर रहा हूं ना, इसको यहां पर एक मिनट ध्यान दो, यहां पर क्या है, यहां पर हाइड्रोजन एक है, इधर हाइड्रोजन दो है ना। तो मैं एक काम करता हूं, इसको दो कर देता हूं, है ना। दो कर दूंगा तो भैया क्लोरीन कितना हो गया, दो। क्लोरीन दो और दो चार है सर, तो क्लोरीन को चार करना पड़ेगा ना। देखो दो दो चार है तो इसको चार कर दो, है ना। हाइड्रोजन कितना हो गया, चार हो गया। हाइड्रोजन कितना है, दो है, तो इसको चार करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या देंगे, दो दे देंगे, चार हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया सर, दो ऑक्सीजन हो गया, तो दो ऑक्सीजन तो है ही, है ना। बस हो गया संतुलित, और कुछ नहीं करना है, बस इसी प्रकार से करना है और कुछ नहीं होता है इसमें, है ना। अम्ल वर्षा क्या है, आस्फिक जल विद्युत जल का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। तो देखो अम्ल वर्षा यानी जब बरसात होती है, जब वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, आपको पता है जैसे 7 से कम पीएच जाएगा ना तो वो अम्ल होता है। कितना, अगर मेरे प्यारे बच्चे 7 से अगर वर्षा जल का पीएच मान कम हो जाए तो क्या हो जाता है, अम्ल हो जाता है। जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है तो क्या होते हैं, अम्ल वर्षा कहलाती है। अच्छा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वातावरण में कई, आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड और कई सारे अम्ल होता है, जिस वजह से वो क्या, पहली बार जब पानी होती है तो जमीन में मतलब पृथ्वी पर गिरती है तो अम्लों को लेके धुआं पुछा के गिरती है, उसके बाद फिर नहीं होती है, उसके बाद फिर सही पानी आता है ना। अच्छा ये वर्षा जल क्यों विद्युत का चालन करता है, क्योंकि अम्लीय है, और अम्ल पता है H+ आयन होता है, आयन होगा तो भैया विद्युत का चालन करेगा, बाकी वही चीज लिखा हुआ है। निम्न यौगिकों के नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए, है ना। तो देखो एथेन से व्युत्पन्न एक एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड लिखना है लेकिन क्या होना चाहिए, इथेन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर एक कार्बन दो कार्बन हो गया, दो कार्बन से क्या होता है, इथेन होता है, और एल्डिहाइड का CH तो ये हो गया, है ना। इसका आप संरचना सूत्र कैसे लिखोगे, दो कार्बन हो गया, लिख दिया। इधर हाइड्रोजन है सब जगह पे, क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हाँ अब क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O दोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन दे दोगे, बस हो गया इसका। इसी प्रकार से एल्डिहाइड वाला जब भी करोगे तो भैया लास्ट वाला कार्बन में ऑक्सीजन ऊपर चढ़ जाएगा डबल बॉन्ड लेके। प्रोपेन से व्युत्पन्न क्या, एक कीटोन, प्रोपेन से व्युत्पन्न एक कीटोन। अब ध्यान देना, जब भी प्रोपेन से व्युत्पन्न कीटोन बोलेगा तो प्रोपेन कितना होता है, 3 कार्बन, लेकिन कीटोन में एक होगा तो यहाँ पे C2H6 लगा देना। अगर बोलता ब्यूटेन से तो क्या लगा, C3H8CO लगा देते, है ना, इस प्रकार से। तो बस इसका बना लो, C कार्बन 3 को है, 1 2 3, और कीटोन में हमेशा याद रखना डबल बॉन्ड बीच में, मतलब बीच में ऑक्सीजन रहेगा, साइड में ऑक्सीजन नहीं रहेगा, याद रखना। साइड में ऑक्सीजन किस में रहेगा, एल्डिहाइड में। बाकी हर जगह लगा दो हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। देखो 6 तो हाइड्रोजन है, 6 तो हाइड्रोजन लग गया ना, देख लो, बस सही करना है आपको, है ना। आगे देखो, मीथेन से व्युत्पन्न एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, मीथेन से व्युत्पन्न एक कार्बोक्सिलिक अम्ल। बाकी ये सब चैप्टर आप लोगों को विरसा बैच में पूरा पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, है ना। मीथेन से व्युत्पन्न कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी एक कार्बन होना चाहिए उसमें, तो एक कार्बन है, और इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल, इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथेनोइक अम्ल, जो आपका चींटी के डंक, मधुमक्खी के डंक में होता है। बस लगा दो, एक हाइड्रोजन हो गया, है ना, यहाँ पे एक ऑक्सीजन लग जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन लग जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, बस हो गया। आई बात समझ में, चलो आगे देखो। नेक्स्ट है आपका अपघटन अभिक्रिया, शब्द को परिभाषित करें। देखो अपघटन मतलब ही होता है वियोजन अभिक्रिया, क्या, अपघटन मतलब ही होती है वियोजन अभिक्रिया, है ना। अपघटन मतलब क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया। शब्द को परिभाषित करें, तापीय अपघटन और वैद्युत अपघटनी अपघटन का एक उदाहरण दीजिए। देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है उसे हम लोग अपघटन या वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अब बोल रहा है एक तापीय अपघटन और एक विद्युत अपघटन। तापीय मतलब क्या, तापीय मतलब वही उष्मीय बोलो, तापीय बोलो, उसमें क्या उष्मा मिलेगा, उसको क्या उष्मा देंगे, है ना, गर्म। प्रकाशीय नहीं भैया, प्रकाशीय वियोजन अलग होता है जिसमें सूर्य का प्रकाश मिलता है, जैसे AgBr AgCl उसमें टूटता है, याद रखना। तापीय बोलेगा तो भैया जैसे CaCO3 हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, जो संगमरमर का सूत्र होता है, इसको हिट करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो देखो ये किसमें, CaOCO2 में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, CaOCO2 में टूट गया, यानी वियोजित हो गया। आई बात समझ में। विद्युत अपघटन मतलब भैया जल में क्या करंट पास करवा देंगे, जैसे आप H2O देख रहे हो, इसमें क्या दे रहे हैं, विद्युत धारा। आप ऐसे विद्युत धारा लिख सकते हो, या फिर ऐसे, सबसे बढ़िया आप यहाँ एरो का साइन दे देना, यहाँ कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ एरो का साइन देना, यहाँ भी क्या देना, एरो का साइन देना, है ना, अब प्लस हटा देना, बस एरो का साइन के ऊपर विद्युत धारा लिख दिए। तो जब जल में हम धारा पास कराएंगे तो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। याद रखना जो हाइड्रोजन जाती है बेटा वो जाती है कैथोड पर, कहां पर,
कैथोड पर, और जो ऑक्सीजन जाती है कहां पर जाती है, एनोड पर। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछता है ना। ऑक्सीजन जाएगा एनोड पर और हाइड्रोजन जाएगा कहां पर, कैथोड पर। क्लियर है, कहां पर जाएगा बेटा, कैथोड पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तब हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है, यानी जब एड्रेनलिन हमारे रक्त में चल जाता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है, समझो। जब एड्रेनलिन हार्मोन रुधिर में स्रावित होती है, देखो एड्रेनलिन हार्मोन ये अधिवृक्क ग्रंथि या फिर इंग्लिश में कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, उसके द्वारा ये स्रावित होता है ना। हमारे रक्त में स्रावित होता है तो शरीर में कई तरह की प्रतिक्रियाएं होती है। क्या क्या, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, हृदय की धड़कन धक 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 करेगा उस वक्त। कब, जब ये एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होगा हमारे रक्त में। सांस लेने की दर बढ़ती, ऐसे करके सांस लो जल्दी जल्दी। पेशियों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती, मांसपेशियों की तरफ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि हम श्वास ज्यादा लेने लगते हैं। त्वचा और पाचन तंत्र को मिलने वाला खून कम हो जाता है ना, क्योंकि सारी ऑक्सीजन हो क्या, पेशियों की तरफ मोड़ दी जाती है। जब हम, ये कब होता है पता है, जब आप डर जाते हो, है ना, या फिर आपको मतलब जा रहे हो कहीं रास्ता में दिख रहा है बाघ, तो भैया डर जाओगे, पूरा हार्ट बीट तेज हो जाएगा करने लगोगे, या फिर और कई कारणों से होता है ना। खून को पेशियों की तरफ मोड़ दी जाती है क्योंकि भैया अब खून मान लो पेशियों की तरफ जाएगा तो खून भी ऑक्सीजन लेके ही जाता है ना, उसमें हीमोग्लोबिन रहता है, आपको पता ही है। हीमोग्लोबिन क्या ऑक्सीजन को पकड़ के ले जाएगा, यानी ऑक्सीजन भी पेशियों की तरफ चल जाएगा और खून भी पेशियों की तरफ चल जाएगी। अच्छा, ये कब स्रावित होता है एड्रेनलिन हार्मोन, जब आप डर जाते हो, है ना, किसी चीज को लेकर, है ना, तो आपकी सांसें धड़कन तेज चलने लगती है, ये सब होता है। पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं, प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 को पार्श्वक्रम में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त कीजिए, है ना। पार्श्वक्रम संयोजन बोला है तो देखो सिंपल सा बात है, यहां मैंने आप लोगों के लिए लिख भी दिया है। तो कुछ नहीं, पार्श्वक्रम संयोजन मतलब क्या होता है, जब प्रतिरोधों को पहले सिरे को एक साथ तथा दूसरे सिरे को एक साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संयोजन को क्या बोलते हैं, पार्श्वक्रम संयोजन बोलते हैं, है ना। ये नोट्स भी बेटा आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा, चिंता ना करो, ध्यान से इसलिए पढ़ लो, पहले समझ लो। पार्श्वक्रम संयोजन में समान विभवांतर होता है और पार्श्वक्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। अब देखो ध्यान से, यहां पर हम एक फिगर यहां बनाए, यहां पर क्या बनाइए फिगर पर, एक मिनट रुक जाओ, ये है ना, ये पार्श्वक्रम का फिगर हो गया। बस तीन प्रतिरोध कैसे जोड़ देना है, उसके में भी जोड़ देना है। पहला में धारा I1 जाएगा, दूसरा में धारा I2, तीसरा में धारा I3, R1 R2 R3, ऐसे कई बार आपको करा चुके हैं ये सब, है ना, सिंपल सा है। तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 पार्श्वक्रम में जुड़े हुए हैं, इसमें विद्युत धारा क्रमशः I1 I2 I3 है। परिपथ में कुल विभवांतर भी है, धारा को मापने के लिए एक अमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, देख रहे हो, है ना, और यहाँ वोल्टमीटर पार्श्वक्रम में जुड़ा हुआ है वोल्टेज को मापने के लिए। सबसे पहले ओम के नियम से आप श्रेणी क्रम लगाओ या पार्श्वक्रम लगाओ, ओम का नियम जरूरी है। क्या होता है, V = IR। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो सब में I अलग अलग है ना, I1 I2 I3, तो पहले मैं I ही निकाल लेता हूं, जो अलग रहेगा वही निकालेंगे। जैसे अगर श्रेणी क्रम रहेगा, श्रेणी क्रम में क्या होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है, तो मैं वहां पर V1 V2 V3 करता हूं, है ना, ऐसे याद रखना। यहां पर क्या, धारा अलग होता है, तो I का वैल्यू क्या, I को क्या हो जाए V/R। अब I = V/R हुआ तो I1 = I2 = I3 = सबका निकाल लो, I1 = V/R1, I2 = V/R2 और I3 = V/R3, है ना। अब चूंकि आपको पता है परिपथ में कुल धारा क्या है सर, I जा रहा है, तो I को लिख सकते हैं I1 + I2 + I3। अब समीकरण 1 2 3 और 4 से सबका वैल्यू अगर मैं रख दूंगा इसमें, तो I की जगह V/R हो जाएगा, I1 की जगह V/R1, I2 की जगह V/R2 और I3 की जगह V/R3, जो कि वहां आप लोग का लिखा हुआ है ना, थोड़ा साइड में छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। बस अब इधर देखो सब में V है तो V कॉमन आ जाएगा, V भी कटिंग हो जाएगा, है ना, V भी क्या हो जाएगा, V भी आपका कट जाएगा। क्लियर है, एक मिनट रुक जाओ, V आपका कट जाएगा, देख लो V भी कट जाएगा, क्या बचेगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, तो 1/R = हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इतना छोटा सा है और आप लोग एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं यहां लिख दे रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से सुन लो, यहां मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूं, आप नोट कर लो। चलो यहां पे, है ना, आप लिख लो श्रेणी क्रम संयोजन, है ना, श्रेणी क्रम संयोजन, पार्श्वक्रम संयोजन, है ना, पार्श्वक्रम संयोजन, या फिर आपका ओम लॉ, ओम्स लॉ, ये ओम का नियम, ये तीन को अच्छे से करना क्योंकि ये आपके 5 नंबर में एगो छपने वाला है ना, 5 नंबर में एगो छपने वाला है, तीनों में से एक, है ना, क्या पता 2 भी आ जाए, बट एगो जरूर पक्का आएगा, देख लेना आप, इसलिए 5 नंबर पक्का करने के लिए पढ़ लेना बेटा। और देखो और एक 5 नंबर वाला सवाल आ चुका है, धातु एवं अधातु के 3 भौतिक एवं 2 रासायनिक गुण अंतर लिखिए। तो सबसे पहले भौतिक गुण देख लो, भौतिक गुण मतलब क्या होता है, जो छन छना छन मतलब ठनठनाठन आवाज बजेगा, आवाज होगा, और कई सारे ऐसा होगा, देखो क्या, धातुएं आघात बढ़ होती है, यानी दे दनादन दे दनादन दे दनादन, पीट पीट के क्या कर दोगे, पतली चादर के रूप में बदल दोगे। और
आघात वर्धता तन्य हो नहीं, एक मिनट, धातुएं आघात वर्धता तन्य होती हैं, जबकि अधातुएं क्या होता है, आघात वर्धता तन्य नहीं होती है। आघात वर्धता मतलब होता है धातुओं को पीट करके हम पतली चादर बना सकते हैं, और तन्यता मतलब होता है धातुओं को खींच करके हम पतली तार के रूप में बदल सकते हैं, है ना, ये सब चीजें होती है। दूसरा क्या, लेकिन अधातु को वो सब नहीं कर सकते हैं। धातुएं विद्युत के सुचालक होती है, जबकि अधातुएं विद्युत के सुचालक नहीं होती है, यानी धातु से धारा पास हो सकता है, अधातु से नहीं हो सकता है। धातुएं कठोर और अधातुएं क्या होती है, मुलायम होती है। आगे अब रासायनिक गुण देख लो। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, जबकि अधातुएं जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, अम्ल ऑक्साइड। याद रखना, धातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बना लेता है, जैसे Na और ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा Na2O बन जाएगा क्षारीय ऑक्साइड। लेकिन जो अधातु है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या करती है, अम्लीय ऑक्साइड बना लेती है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को यानी H2 को विस्थापित नहीं कर सकती, सॉरी विस्थापित कर सकती है, जबकि अधातु यहां पर, जबकि अधातु होगा, यहां पर अधातु होगा, ठीक है ना, जबकि अधातु अम्ल से अभिक्रिया करके H2 गैस को विस्थापित नहीं कर सकती है। क्या, अधातु अम्ल से अभिक्रिया करके H2 गैस को विस्थापित नहीं कर सकती है। बस ये लिख दिया, इतना लिख दो, बस मारेगा खचाक से देगा 5 नंबर, है ना, इतना है। अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन बहुत महत्वपूर्ण है, 5 नंबर भी छपने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण है, देख लो। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इनमें पोषण के निम्न चरण है। क्या, सबसे पहला होता है बेटा आपका अंतर्ग्रहण, उसके बाद पाचन, उसके बाद अवशोषण, फिर बहिक्षेपण। सबके बारे में जरा देख लो थोड़ा थोड़ा। अंतर्ग्रहण मतलब होता है ये जब यह किसी भोज्य पदार्थ को के संपर्क में आता है ना, देखता है, हालांकि इसका आंख नहीं होता है, मतलब किसी के संपर्क में आता है। हाँ, यहाँ आप लोग फिगर बनाना, मैं यहाँ फिगर बना के दिखा दे रहा हूं, आप लोग जब लिखोगे तो साइड में फिगर को ड्रॉ कर देना, है ना, जैसे जैसे मैं देखो यहाँ फिगर आपको थोड़ा बहुत बोल दे रहा हूँ। क्लियर है? जैसे मान लो ये आपका पहले एक मिनट, ये आपका पहले एक अमीबा हो गया, है ना। अब इसके सामने यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक खाना दिख रहा है, ऐसे खाना का चित्र कर देना, और यहाँ एरो दिखा देना, भैया ये क्या है, ये कूटपाद है। क्या है ये, कूटपाद है ना। फिर आप इसका आकृति को थोड़ा बदलना, इस प्रकार से इसको थोड़ा बाहर निकालना, इस प्रकार से, है ना, ऐसे बाहर निकाल दिया। कैसे बाहर निकाल दिया, अब कैसे क्यों बाहर, क्योंकि यहाँ अभी खाना को भर लेगा, है ना। अब ये क्या हो, देखो कूटपाद बाहर निकल गया। अब इसके थोड़ा देर बाद आप इसको ऐसे करके कर देना, ऐसे, है ना। अब यहाँ बीच में और खाना को दिखा देना कि भैया अंदर में खाना को भर लिया है, ये इसका नाभिक होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, एक खाद्य रिक्तिका भी बनती है, खाद्य रिक्तिका में खाना भरा देता है, बस हो गया। उसके बाद पूरा पूरी अमीबा को ऐसे बना देना, हो गया, समा गया। ये हो गया आपका अमीबा का एक संपूर्ण फिगर। बस अब 4 स्टेप कर देना, और जो यहाँ लिखा रहा हूं बेटा वो लिख देना। क्या लिखा रहा हूं, अंतर्ग्रहण जब किसी भोज्य पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसे पकड़ने के लिए कूटपाद जो बनावट है उसकी ओर बढ़ता है। कूटपाद क्या होता है, उसकी ओर बढ़ता है। कूटपाद भोजन को चारों ओर से घेर लेता, अभी मैंने दिखाया ना, चारों ओर से घेर लेगा, है ना। फिर अपने सिरों को परस्पर सटा देगा और खाद्य रिक्तिका का निर्माण कर लेगा। क्या बना देगा, खाद्य रिक्तिका, जिसके अंदर खाना भर जाती है ना, जिसके अंदर वो क्या भर लेती है। जैसे ऐसे मान लो, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके बना लिया, है ना। अब यहां मान लो क्या बना लिया, खाद्य रिक्तिका बना लिया। क्लियर है? पाचन, अब जो भैया शरीर के अंदर भले उसका पचाएगा, तो अमीबा में अंत कोशिकीय पाचन होता है। भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका, याद रखना ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, भोजन का पाचन कहां होता है, तो खाद्य रिक्तिका में होता है। भोजन को पकड़ता किससे, तो कूटपाद से पकड़ता है। भोजन पचाने के लिए ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं अमीबा में भी। क्लियर है? आगे देखो, अवशोषण, अब भोजन में पच गया, अब क्या होगा, अवशोषण करेगा। इसमें अपच पदार्थ को बाहर निकालने के लिए विशेष अंग नहीं पाया जाता है। सॉरी, अवशोषण में देखो, बाद में पचा हुआ भोजन शरीर के अंदर जीव द्रव में बदल जाता है, क्योंकि हम लोग खाते हैं भैया, हम लोगों का शरीर में लग जाता है, बाकी जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है वो आप बाथरूम में जाके निकाल देते हो। अब ये क्या करता है, जैसे अमीबा खाता है, जो खाया हुआ चीज है क्या, जीव द्रव में, यानी अमीबा का जो जेली जेली टाइप का पदार्थ है उसमें बदल जाता है। और जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है, जैसे मान लो ये है अमीबा, अब वेस्ट मटेरियल इसको निकालना है, ये है अमीबा, इसको वेस्ट मटेरियल निकालना है, तो यहीं से कट के निकल जाएगा बाहर। ये इतना भाग इसका शरीर से कट जाएगा, है ना, इसका पार्ट तो इतना क्या हो जाएगा, इतना पार्ट इसका कट जाएगा अमीबा के शरीर से। क्लियर है? तो हो जाएगा बहिक्षेपण। इसमें अपच पदार्थ को बाहर निकालने के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता, जैसे हम लोग का होता है ना, बट ये क्या करता है, अपच भोजन को शरीर के किसी भी स्थान से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को बहिक्षेपण बोलते हैं, यानी इगेसेशन बोलते हैं। क्लियर है? जैसे जो भाग से निकाल वो भाग कट करके उस शरीर से हट जाता है। आई बात समझ में? अनुवांशिकता क्या है, अनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका? अनुवांशिकता तो देखो, पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता के गुणों का उनके संतानों में जाना ही अनुवांशिकता कहलाता है। यानी एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में जो गुण जा रहे हैं भैया, देखने में, एक रंग रूप, है ना, आंखों का रंग, बालों का रंग, कहते नहीं, नीली नीली आंखें, भैया जो भी हो आपको अपने माता पिता से मिली है, ये क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी, है ना, इसे क्या बोले, अनुवांशिकता कहते हैं। अब देखो डीएनए का क्या इसमें भूमिका है,
तो डीएनए अर्थात डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल इसका फुल फॉर्म है, हमारे शारीरिक और व्यक्तित्व लक्षणों को निर्धारित करता है। यह हमारे विकास, प्रजनन और स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डीएनए की भूमिका निम्नलिखित है। क्या? सबसे पहला देखो, डीएनए में आनुवांशिक जानकारी होती है जो माता पिता से संतानों में मिलती है। यानी डीएनए में क्या होता है? आनुवांशिक जानकारी होती है कि आप कैसे देखने में होंगे, सब कुछ ये फोटोकॉपी होकर आपके माता पिता से आप में आता है, आपसे आपसे संतानों में जाएगा। यह कोशिकाओं को प्रोटीन बनाने के लिए भी निर्देश देता है। यह क्या करता है? प्रोटीन बनाने का भी निर्देश देता है कोशिकाओं को। और क्या करता है सर? तो डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, यानी उनके जो अणु है छोटे छोटे, उसमें क्या आनुवांशिक गुण होता है। लैंगिक जन्म में डीएनए माता पिता से बच्चों तक आनुवांशिक गुणों को पहुंचाता है। लैंगिक जन्म में क्या करता है? डीएनए ही माता पिता से आनुवांशिक गुणों को बच्चों तक पहुंचाता है। और डीएनए की प्रतिकृति बनने से संतान में वंशानुगत गुण प्राप्त होते हैं। डीएनए की प्रतिकृति मतलब फोटोकॉपी, प्रतिकृति मतलब फोटोकॉपी, आपके माता पिता से आप में आया, तभी माता पिता गुण संतानों में भी दिखाई देते हैं। डीएनए की प्रतिकृति प्रजनन में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जीवन के उत्पन्न होने के लिए जरूरी है। और डीएनए बहुत जरूरी है जीवन के उत्पन्न होने के लिए। अगर डीएनए नहीं आएगा सोचो तो फिर क्या ही गुण रहेगा किसी में, नहीं रहेगा। तो ये इसलिए बहुत जरूरी है। कुछ पॉइंट्स है देख लेना, और ये भी 5 नंबर का था। तो ये था मेरा सब्जेक्टिव। बाकी जो भी आप लोग ऑब्जेक्टिव दिए हैं उसको भी जरूर देख लेना, और देखो और लाइव क्लास मिस मत करो, है ना। अगर एग्जाम में फोड़ना है तो एक एक क्वेश्चंस को पढ़ के जाना है। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल बेटा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।